पॉइंट नंबर 2139, इसमें क्या है, डिफरेंट टेस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग क्ले एंड सिल्ट। क्ले और सिल्ट को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए चार तरह के मेनली टेस्ट यूज करते हैं हम। पहला है डिस्पर्जन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इफ ए स्पून ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल इज poured into a container filled with water, then if the soil settle in 15 मिनट देन ये सिल्ट होता है, या अगर नहीं सेटल करता है 15 मिनट में तो ये क्ले हो जाएगा। एक डाइलेटेंसी टेस्ट होता है। डाइलेटेंसी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या करते हैं, इफ ए मॉइस्ट सॉइल सैंपल इज टेकन ऑन पाम एंड शेकन देन इफ द वाटर अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस एंड मेक्स इट शाइनी देन इट इज सिल्ट, और अगर सरफेस रिमेन्स डल देन इट इज क्ले। शाइन करने लग जाएगा तो सिल्ट है, नहीं तो क्ले है। एक ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है। दो स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स आर मेड फ्रॉम टू डिफरेंट सॉइल सैंपल्स कंटेनिंग सिल्ट एंड क्ले। दीज आर अलाउड टू ड्राई एंड देन ब्रोकन बाय हैंड। इफ बॉल्स गेट ब्रोकन इजीली देन इट इज सिल्ट फॉर सैंपल बॉल ऑफ विच शोज सम रेजिस्टेंस आर क्ले। मतलब ये कि अगर बॉल इजीली ब्रोक कर गई तो सिल्ट है, अदरवाइज क्ले है। टफनेस टेस्ट क्या होता है, टू थ्रेड्स ऑफ 3 mm डायमीटर आर मेड फ्रॉम टू डिफरेंट सॉइल सैंपल्स। इफ थ्रेड शोज क्रैकिंग देन इट इज सिल्ट, अदरवाइज क्ले। सिल्ट जो है वो जल्दी क्रैक हो जाता है, सिल्ट का थ्रेड। 2140, इन सॉइल मैकेनिक्स मेनली 4 टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर्स आर कंसिडर्ड। सॉइल मैकेनिक्स में 4 तरह की सॉइल स्ट्रक्चर कंसिडर की जाती हैं। पहली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मेजर फोर्सेस फॉर्मिंग दीज स्ट्रक्चर्स आर, क्या क्या होते हैं, ग्रेविटी फोर्स होते हैं। द इफेक्ट ऑफ सरफेस फोर्स इज नेग्लिजिबल। दीज स्ट्रक्चर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं इंडिविजुअल मिलते हैं। एक होती है, ये तो हो गई डिस्क्रीट। एक होती है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इन दीज स्ट्रक्चर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ग्रेविटी फोर्सेज प्लेज इक्वल रोल। सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज और ग्रेविटी फोर्स जो है इक्वल रोल प्ले करते हैं। साइज ऑफ वॉइड जो होते हैं इन दीज सॉइल्स आर कंसिडरेबली लार्ज एंड व्हेन दीज स्ट्रक्चर्स आर अनब्रोकन दे हैव गुड शियर स्ट्रेंथ व्हिच इज लॉस्ट व्हेन सॉइल स्ट्रक्चर इज ब्रोकन। मतलब जब तक ये टूटते नहीं है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर तब तक तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होते, टूटते इनकी शियर स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। उसके बाद फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज आर फॉर्म्ड इन फाइन सॉइल्स। क्ले सॉइल में मिलते हैं फ्लोक्यूलेटेड। इन देयर फॉर्मेशन सरफेस इलेक्ट्रिक चार्जेज प्लेज मेजर रोल। द पार्टिकल्स इन दीज स्ट्रक्चर्स आर प्लेट शेप्ड के पार्टिकल होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस which result in edge to edge arrangement of particles। edge to face भी हो सकते हैं और edge to edge भी arrangement हो सकता है। These structure contains high volume of voids and their compressibility is also considerably high। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में एक्चुअली वो बॉक्स शेप बन जाती है, यानी कि प्लस माइनस ऐसे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के, जबकि जो डिस्पर्ज्ड स्ट्रक्चर होती है उसमें एक लेयर बनती है जिसमें प्लस माइनस तो होते हैं लेकिन लेयर में कनेक्टेड होते हैं। तो डिस्पर्ज्ड स्ट्रक्चर में क्या है, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्लेज मेजर रोल इन दिस फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आल्सो, इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आल्सो। इसमें क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस मेक्स द अरेंजमेंट फेस टू फेस अरेंजमेंट होता है इसमें, उसमें एज टू फेस भी हो जाता था फ्लोक्यूलेटेड में, इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम होता था उसका। एंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन दीज स्ट्रक्चर्स इज नेग्लिजिबल। वॉइड्स का वॉल्यूम होता है एंड सो दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होती हैं डिस्पर्ज्ड स्ट्रक्चर। और जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है वो एक तरह से पार्टिकल्स होते हैं, फ्लोक्यूलेटेड टाइप की होती है लेकिन थोड़ी अलग होती है ना। 2141 में सरफेस टेंशन जो होता है वाटर का होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर, ये शायद 20 डिग्री पे होगा। अब बात करें कैपिलरी राइज की, तो कैपिलरी हाइट क्या होती है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी डी। डी की वैल्यू होती है D10 अपॉन में 5। अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दें
तो डी जो होता है स्मॉल डी वो वैल्यू आती है D10/5। D10 के इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ये जच नहीं रहा वैसे तो, क्योंकि बहुत कम होता है सॉइल का पार्टिकल का साइज, और फिर ये डी होता है कैपिलरी का डाया, तो ये कुछ रिलेशन बैठ नहीं रहा। फिर भी अब ये है कुछ पोर वाटर से रिलेटेड चीज़ें कि ग्राउंड लेवल बन रखा है, उसके नीचे है एक पर्टिकुलर लेयर जिस तक की कैपिलरी वाटर राइज कर रहा है, उसके नीचे है वाटर टेबल, और उसके नीचे जितना भी है पूरा सबमर्ज्ड जोन है। वाटर टेबल के नीचे सबमर्ज्ड जोन है जहाँ पे एस की वैल्यू 1 है। अब वाटर टेबल की सरफेस के ऊपर कैपिलरी राइज करेगा, जिसके लिए जो एस की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 होती है। एस होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो कि 1 होता है ऑलमोस्ट, और एच सी हो जाएगा कैपिलरी हाइट। अब बात करें अगर सबमर्ज्ड जोन में जो है प्रेशर हो जाएगा रो जी एच या फिर गामा एच जो वाटर का, और जो एट द ग्राउंड वाटर टेबल है उसकी सरफेस पे पोर वाटर प्रेशर 0, और कैपिलरी हाइट अगर एच हाइट पे चढ़ रखी है तो जो पोर वाटर प्रेशर है वो नेगेटिव आएगा, और वो आएगा -ρg इंटू कैपिलरी हाइट। नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर का क्या मतलब है? इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द सॉइल, यानी कि इट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इंक्रीजेज द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल। सॉइल सक्शन क्या होता है? ये 2144 नंबर पॉइंट है, सॉइल सक्शन। सॉइल सक्शन क्या होता है? ड्यू टू कैपिलरी राइज there will be an apparent attractive force between the soil particles and they starts moving towards each other near the capillary, and this phenomena is known as soil suction। कैपिलरी में जो वाटर चढ़ता है वो सॉइल सक्शन के थ्रू चढ़ता है। कैसे? ड्यू टू कैपिलरी राइज देयर विल बी एन अपैरेंट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द soil particle and they start moving towards each other near the capillary and this phenomena is known as soil suction। मतलब soil suck होती है एक्चुअली कैपिलरी फिनोमिना में। जो कैपिलरी राइज होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा पार्टिकल्स के बीच में, और सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से सॉइल सक्शन का फिनोमिना देखने को मिलता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, परमेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जितनी ज़्यादा होगी परमेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। वाटर में अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो परमेबिलिटी घट जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल की पे भी डिपेंड करता है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। इसके अलावा जो पार्टिकल्स का इफेक्टिव साइज कितना है उस पर भी परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड करेगा। अब बात करें कैपिलरी जोन की, तो इट इज अ जोन इन विच नेगेटिव पोर प्रेशर इज प्रेजेंट। ठीक है, इन दिस जोन सॉइल पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म वेरी स्मॉल साइज और डायमीटर ट्यूब लाइक ए स्ट्रक्चर। वेरी स्मॉल डायमीटर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं सॉइल पार्टिकल विच एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब एंड वाटर इजीली गेट्स सक बाय दीज ट्यूब्स एंड जनरेट नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एक डार्सीज लॉ के बारे में बात करते हैं। एक सॉइल सैंपल है जिसमें लेफ्ट साइड में H1 हाइट पे वाटर है, उससे राइट साइड में जब सॉइल से फ्लो करके निकलेगा एल लेंथ के सॉइल सैंपल से, तो कुछ वाटर लेवल है या वाटर हेड है वो कम हो जाएगा H2, और हेड लॉस को हम दिखा देंगे HL, जिसकी वैल्यू होगी H1 - H2 के बराबर, और एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा जो कि लगातार डाउन होती जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। स्लोप की बात करते हैं HGL की, तो वो हो जाएगी HL अपॉन में टोटल लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, और यही जो होती है ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देता है हमें, और जिसको हम आई से शो करते हैं, I = HL अपॉन में L। टोटल हेड क्या होता है? तो टोटल हेड होता है डायटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है? पीजोमेट्रिक हेड होता है डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड। उसके बाद जो डार्सीज लॉ है यार, ये जो पीजोमेट्रिक हेड होता है वो Z प्लस P/ρg होता है मेरे हिसाब से, यानी कि वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड होना चाहिए। देखते हैं इसको। पीजोमेट्रिक हेड जो होता है वो होता है एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, या प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, या फिर P/ρg प्लस Z। डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग V इज प्रोपोर्शनल टू I, V = KI, Q = AV, Q = KIA, K = हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको, या फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोलते हैं। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो पीजोमेट्रिक हेड्स को ज्वाइन करती है। टोटल एनर्जी लाइन जो होती है उसमें
तीनों हेड्स को कंसिडर किया जाता है, जबकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में पीजोमेट्रिक हेड्स को ही कंसिडर किया जाता है, यानी कि प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, जबकि टोटल एनर्जी लाइन में वेलोसिटी हेड को भी कंसिडर किया जाता है। सीपेज वेलोसिटी जो होती है, सीपेज वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी विद विच एन इनर्ट मटेरियल और द वेलोसिटी विद विच द वाटर फ्लोज थ्रू द सॉइल मास इज टर्म्ड एज सीपेज वेलोसिटी। इट इंडिकेट द फ्लो वेलोसिटी थ्रू सॉइल वॉइड्स। तो सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू वी अपॉन में पोरोसिटी, वी इक्वल टू है डिस्चार्ज वेलोसिटी, और पोरोसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, तो सीपेज वेलोसिटी हमेशा फ्लो वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। एम्पिरिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, उसके लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कॉजनी कारमान इक्वेशन, वो होता है 1/k ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई 1/s स्क्वायर गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू। दूसरी होती है एलन हेजन इक्वेशन के इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर, और तीसरी होती है कंसोलिडेशन इक्वेशन के इक्वल टू सी वी एम वी गामा डब्ल्यू। के जो होता है कॉजनी कारमान कांस्टेंट होता है, जो कि पार्टिकल की शेप पे डिपेंड करता है। उसके बाद है 2150 में क्या? फील्ड मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी। ये क्या क्या होते हैं? ये होते हैं पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट, ये 2 फील्ड मेथड होते हैं। और लैब मेथड जो होते हैं परमेबिलिटी के लिए होते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट एक्चुअली। तो जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है उसमें Q इक्वल टू के आई ए, Q को हम स्मॉल q है, ये एक्चुअली स्मॉल q हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन में T। कैपिटल Q जो है वो है मीटर क्यूब पर सेकंड में, और ये कैपिटल Q से स्मॉल q में कन्वर्ट करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी कि रेट ऑफ डिस्चार्ज है ये एक्चुअली। इक्वल टू के एच एल अपॉन में एल हो जाएगा आई और इनटू में ए। तो यहाँ से के का फॉर्मूला आएगा क्यू एल अपॉन में ए इंटू हेड लॉस इंटू टी, यानी कि के इक्वल टू क्यू एल अपॉन में ए एच एल टी। उसके बाद फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट में क्या है? इन डी टी टाइम जो हेड है वो डी एच से फॉल कर जाता है और क्यू जो है स्मॉल क्यू वो डिस्चार्ज है। तो हम एक कंडीशन लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू टी क्यू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन h1 से h2 माइनस डी एच ए। तो यहाँ से 0 टू टी क्यू को हम लिखेंगे के आई ए और इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन h1 से h2 माइनस डी एच ए। तो यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करके हम निकालेंगे तो फाइनली हमारे पास जो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला आता है वो आता है Q इक्वल टू जो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है उसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आता है K इक्वल टू 2.303 AL अपॉन 80 log 10 H1 अपॉन में H2। इसके अगला है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। तो कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट में क्या होता है? In this test, we can use this test can be used to determine the permeability of partially saturated soil. The soil mass is taken in a transparent glass container and head is applied at its one end and other end is open to the atmosphere. Movement of water can be observed. Let water surface is at x1 at time t1 and x2 at time t2. तो जैसे एक सॉइल सैंपल है हॉरिजॉन्टल, उसमें एक तरफ से वाटर फ्लो करवा रहे हैं, दूसरी साइड में जिधर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसमें उस साइड की जो सबसे लेफ्ट साइड से अगर राइट में फ्लो करवा रहे हैं तो जो सबसे लेफ्ट में जो पीजोमीटर होगा उसका हेड ज़्यादा होगा, उसके बाद अगले वाले में कम होता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो एक है x1 t1, दूसरा x2 t2 x3 t3, अलग अलग सेक्शन पे सॉइल के पे हमने हेड और टाइम कंसिडर किया। तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन में t2 माइनस t1 इक्वल टू 2k अपॉन में 5n इंटू h1 प्लस hc, और h1 की वैल्यू hc से कम होती है। यहाँ पे n और k जो है n और hl पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है ये फॉर्मूला होता है। और ये एक इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे दूसरे सेक्शंस के लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं कि x2 डैश स्क्वायर माइनस x1 डैश स्क्वायर अपॉन t2 डैश माइनस t1 डैश इक्वल टू 2k अपॉन में 5n h2 प्लस hc। इन दोनों को सॉल्व करेंगे k और हमें कैपिलरी हाइट मिल जाएगी, यहाँ से k और hc की वैल्यू मिल जाएगी। x2 x1 x2 डैश x1 डैश t2 t1 और t2 डैश t1 डैश ये सब नोन है यहाँ पर। ये हम 2 सेक्शन यानी कि 2 या 4 सेक्शंस पे दो इक्वेशन बनाएंगे, दो का यूज करके, और वहाँ से ये निकलेगा। ये कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट है। उसके बाद 2152 में हम डिफरेंट केसेज फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल
इसके लिए पढ़ेंगे। अब ये सॉइल के लिए अगर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो उसके अलग अलग केसेज हैं, जैसे कि एक्चुअली 5 केस हैं। इनमें पहला केस है कि अगर एक सॉइल है जिसके अंदर वाटर टेबल अवेलेबल नहीं है, तो उसमें अगर एच डेप्थ पे जाके अगर हमें स्ट्रेस पता करना है तो जो एच डेप्थ पे जो स्ट्रेस होगा सिग्मा एक्स एक्स वो हो जाएगा गामा सॉइल इंटू में एच। यू एक्स एक्स 0 हो जाएगा। एक्स एक्स वो है लेयर जिस पे हमें पता करना है, वो एच डेप्थ नीचे। तो यहाँ से सिग्मा बार क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस यू, यू 0 है तो सिग्मा बार बराबर सिग्मा इक्वल टू गामा सॉइल इंटू में एच। उसके बाद अगले में है कि अगर सॉइल है और उसमें उससे एच हाइट पे अगर वाटर टेबल है तो क्या होगा। तो सॉइल से अगर एच हाइट पे वाटर टेबल है तो उस केस में जो एक्स जो लेयर होगी, जो एच डेप्थ नीचे है वाटर टेबल से, उस पे अगर बात करें जो स्ट्रेस होगा वो होगा गामा सॉइल इंटू एच। एक्चुअली ना इनको छोड़ देते हैं हम, इसकी मतलब देख के ही पढ़ना पड़ेगा इनको, छोड़ो इसे। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होती है, तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। 2153 है। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी भी बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडिंग करती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। के नॉट से शो करते हैं इसको, के नॉट इक्वल टू के इंटू म्यू अपॉन गामा डब्ल्यू, और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में। के की होती है मीटर पर सेकेंड और गामा डब्ल्यू की किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और म्यू की होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जब स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। के नोट क्या होता है, तो के नोट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज। क्यों, क्योंकि देखिए के इज प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू। हम लिख सकते हैं के इक्वल टू सी गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू। तो यहाँ से के नोट आएगा सी गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू म्यू अपॉन गामा डब्ल्यू इक्वल टू सी, एंड दैट इज कांस्टेंट, इसलिए ठीक है। उसके बाद अब बात करें पोर वाटर प्रेशर की, तो पोर वाटर प्रेशर जो होता है इट इज द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया एट एनी लेवल। किसी भी लेवल पे पर यूनिट एरिया पे जो वाटर का वेट लग रहा है वही पोर वाटर प्रेशर है। पोर वाटर प्रेशर एट एनी लेवल इज गिवन बाय द हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमीटर एट दैट लेवल मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। As per Pascal's law, pore water pressure acts equally in all directions, hence it has no shear component which with the adjacent soil particles, therefore it is known as neutral stress। इसको हम न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहते हैं। अब इफेक्टिव परमेबिलिटी की बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इफेक्टिव परमेबिलिटी है वो है K1H1 K2H2 अपॉन में H1 प्लस H2, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इफेक्टिव परमेबिलिटी है वो है H1 प्लस H2 अपॉन में H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन में K2। ये हो गया। और KH की वैल्यू हमेशा KV से ज़्यादा ही आती है। और 2D फ्लो के लिए K इफेक्टिव हो जाएगा अंडर रूट KX KY, और या फिर KY KZ या KZ KX। और जो 3D फ्लो है उसके लिए आ जाएगा KX KY KZ की पावर 1/3। कैपिलरी जोन, कैपिलरी जोन के बारे में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला, इट इज ए स्मॉल जोन डेवलप्ड जस्ट अबव द वाटर टेबल ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर इन सॉइल पोर्स। दूसरा, द वाटर इन दिस जोन इज प्रेजेंट ड्यू टू द सरफेस टेंशन, दिस अप्लाइज नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर इन द कैपिलरी जोन एंड इंक्रीजेज इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल। तीसरा, The pore water pressure is 0 at the bottom of capillary zone। कैपिलरी जोन के बॉटम पे, यानी कि जहाँ पे वाटर टेबल है उस पे पोर वाटर प्रेशर 0 होना चाहिए, उसके ऊपर नेगेटिव, उससे नीचे पॉजिटिव। The height of capillary zone is given by capillary height HC, और which depends upon the size of pores in the soil। जो कैपिलरी हाइट है वो पोर्स के साइज पे डिपेंड करती है सॉइल के। उसके बाद कैपिलरी एक्शन जो होता है इंक्रीजेज द इफेक्टिव स्ट्रेस, हेंस एट दैट लेवल शियरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल आल्सो इंक्रीजेज। कैपिलरी एक्शन की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती है उस लेवल पे
इस वजह से जो शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है वो भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में 9 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला, इट इज द ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट प्रेशर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। दूसरा, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट्स, सो इट इज indirectly obtained by subtracting pore water pressure from the total stress at any level. तीसरा, the properties of soil such as settlement, shear strength, effective stress varies linearly with respect to depth. जो soil की property जैसे कि settlement और shear strength और effective stress ये सब linearly vary करते हैं with respect to depth. With increase in water table level, effective stress decreases at a level. Water table level अगर increase करेंगे तो effective stress कम हो जाएगा. With fall of water table or drawdown, the effective stress increases at a level below the ground surface. अगर water table already above the ground surface है, उसमें अगर fluctuations होंगे तो कोई effect नहीं पड़ेगा effective stress पे. The effective stress remains unchanged due to the fluctuations in water table above the ground level. Point number 7 है कि effective stress increases with decrease in void ratio and permeability. Void ratio और permeability जैसे जैसे कम होंगे effective stress बढ़ेगा. Due to dynamic or sudden loading, total stress and pore water pressure both increases with the same amount. So, effective stress remains unchanged for short term effect only, because sudden increase in load is beared by water for short time, and as the time passes water seeps out due to excessive loading and load is transferred to the soil particles. Last point है नौवां, for long term analysis, as the pore water seeps out or dissipates, the pore pressure decreases and effective stress increases by an amount equal to the surcharge. तो लॉन्ग टर्म के बाद पोर वाटर तो सिप आउट हो जाएगा या डिसिपेट हो जाएगा, तो जो पोर प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा और इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा एक अमाउंट से जिसकी वैल्यू होगी सरचार्ज के बराबर. इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेज ड्यू टू वर्टिकल डाउनवर्ड सीपेज while decreases due to vertical upward seepage, and this increase or decrease in effective stress is equal to seepage pressure. अगर इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार 0 हो जाता है तो सॉइल जो है उसको हम बोलेंगे कि ये क्विक सैंड कंडीशन में आएगी. इफेक्टिव स्ट्रेस का एक्सप्रेशन होता है गामा सबमर्ज्ड इनटू एल माइनस गामा डब्ल्यू इनटू एच एल. यहाँ पे गामा सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, एल लेंथ ऑफ सॉइल मास है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है, एच एल इक्वल टू हेड लॉस है. तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू आ जाएगा गामा डब्ल्यू एच एल अपॉन में एल. एच एल अपॉन में एल को हम लिख सकते हैं आई सी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और जो आई सी होता है वो होता है जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई. या फिर ऐसे लिख दो कि गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू गामा एच एल अपॉन में एल, और ये वैल्यू आती है जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और ये गामा डब्ल्यू एच एल अपॉन में एल की वैल्यू आती है जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई. इसको हम लिख देंगे गामा डब्ल्यू आई सी, और आई सी की वैल्यू यहाँ से आएगी जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई. देखिए होता क्या है कि सिग्मा बार है, सिग्मा बार की वैल्यू गामा सबमर्ज्ड एल माइनस गामा डब्ल्यू एच एल. ठीक है, सिग्मा बार 0 करेंगे तो यहाँ से हमें गामा सबमर्ज्ड मिलेगा गामा डब्ल्यू एच एल अपॉन में एल. अब गामा सबमर्ज्ड जो होता है वो होता है जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और एच एल अपॉन में एल होता है आई सी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. तो यहाँ से आई सी की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई. अब बात करें सीपेज एनालिसिस, तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है. बाकी इसमें एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो ए पॉइंट नहीं, इसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, छोड़ो इसे, वैसे पढ़ेंगे. क्विक सैंड कंडीशन की बात करते हैं. क्विक सैंड कंडीशन, तो क्विक सैंड कंडीशन इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड और सॉइल, इट इज ए पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ सॉइल. Due to upward seepage, if the effective stress becomes 0, the grain to grain contact pressure becomes 0, and hence the strength of soil becomes negligible, and the soil
starts behaving like a thick viscous fluid. The soil in quicksand condition is also known as boiling sand. If hydraulic gradient becomes more than or equal to the critical hydraulic gradient, then quicksand condition occurs. Quicksand condition is generally seen in sand and coarse silt. जो quicksand condition है जनरली कहाँ पे देखी जाती है? सैंड में और कोर्स सिल्ट में. quicksand condition जो है क्लेज में नहीं देखी जाती बिकॉज सीपेज इन क्लेज इज नेग्लिजिबल एंड ऑल्सो molecular attraction between clay particles is very high, so the particle of soil does not disintegrate. इसके अलावा quicksand condition is not observed in gravel also because it requires a very high discharge for making such an head loss, so that hydraulic gradient can become more than critical hydraulic gradient. And the size of voids of gravel is very large, so that resistance to flow is negligible and head loss is very less. So hydraulic gradient I equal to HL upon L is also very less. अब बात करें critical hydraulic gradient की, तो it is a hydraulic gradient for which effective stress is zero and grain to grain contact pressure between the particles is also zero. क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस और ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट जो है वो भी जीरो. क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है G-1/1 + E. इट इज गिवन बाय IC. IC क्या है? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 2164. ये है पाइपिंग फेलियर इन डैम्स. इसमें क्या होता है? When water level at downstream is very low, then water starts seeping into the soil below the foundation of dam and it reaches to the downstream side. If hydraulic gradient at the exit point on downstream side is more than critical hydraulic gradient, then quicksand condition occurs and effective stress at exit point becomes zero. Due to quicksand condition, soil particle starts lifting up and gets removed and eroded with water. With the time, erosion of sand increases and pipe-like structure forms. टाइम के साथ सैंड का इरोजन बढ़ता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है along the path of seeping water due to the erosion of soil. And due to the piping action, strength of soil below the foundation of dam decreases and settlement of dam takes place and it may cause overturning also. उसके बाद बात करें हम पाइपिंग फेलियर को प्रिवेंट करने की डैम्स के अंदर, तो इसके लिए दो तरीके हम अप्लाई करते हैं मेनली. एक तो शीट पाइल वॉल लगाते हैं. इसमें क्या होता है? बाय प्रोवाइडिंग कंक्रीट शीट पाइल और स्टील शीट पाइल एट द बेस एंड्स ऑफ फाउंडेशन of the dam, the path of flow of seeping water can be increased, and due to this, hydraulic gradient will decrease to less than critical hydraulic gradient, and by this quicksand condition is avoided. I की वैल्यू होती है हेड लॉस अपॉन में लेंथ. जैसे जैसे लेंथ की बढ़ेगी I की वैल्यू कम हो जाएगी और I की वैल्यू IC से कम रहेगी, तो क्विकसैंड कंडीशन नहीं होगी. दूसरा मेथड जो होता है वो होता है बाय प्रोवाइडिंग इन्वर्टेड फिल्टर्स. इन्वर्टेड फिल्टर्स का क्या मतलब है? एक्चुअली फिल्टर्स में हम टॉप पे फाइन पार्टिकल्स, बॉटम पे कोर्स पार्टिकल्स रखते हैं, लेकिन इन्वर्टेड फिल्टर में वाटर एक्चुअली अपवर्ड फ्लो हो रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हम इसमें इन्वर्टेड फिल्टर लगाते हैं जिसमें बॉटम पे फाइन पार्टिकल्स और टॉप पे कोर्स पार्टिकल लगाते हैं. इसमें होता क्या? Inverted filter is an arrangement of coarser soil particles having large particles at the top, smaller particles at the bottom. That is why it is called inverted filter. This pipe allows the flow of water only and prevent the flow of sand particles, so provide safeguard against piping. उसके बाद flow net की बात करें तो flow net क्या होता है? It is the graphical solution of Laplace equation which is used for seepage analysis and मतलब अर्दन डैम में जो सीपेज एनालिसिस होता है उसके लिए ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है लाप्लास इक्वेशन का. फ्लो नेट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन. क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं इससे हम? सीपेज डिस्चार्ज, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और अपलिफ्ट प्रेशर. ये तीन चीजें हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं. इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड स्ट्रीम लाइंस. स्ट्रीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही फ्लो नेट कहलाता है.
बात करें इक्विपोटेंशियल लाइंस की, तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है? तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल पोटेंशियल इन ए फ्लो आर नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइन। द फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइंस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। स्ट्रीम लाइंस क्या होती है? द लाइन indicating the direction of flow is known as streamline and flow always takes place parallel to streamlines। फिर प्रॉपर्टीज की बात करें फ्लोनेट की, तो एक फ्लोनेट दिखा रखा है जिसमें डाइवर्जिंग टाइप का फ्लोनेट है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन psi1 psi2 psi3, वर्टिकल लाइन जो कर्व्ड है वो phi1 phi2 phi3 है। दो phi1 phi2 और psi1 psi2 के बीच में जो एरिया है वो फ्लो फील्ड कहलाता है, और जो लास्ट फ्लो फील्ड होता है उसकी जो विड्थ होती है वो है bn-1। n है phi n, टोटल लास्ट फ्लो लाइन का नंबर। इसके बारे में देखते हैं, फ्लोनेट की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इसके मेन इंपॉर्टेंट 11 पॉइंट हैं, इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट, इन ए फ्लोनेट इक्विपोटेंशियल और स्ट्रीम लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। दूसरा, दो इक्विपोटेंशियल लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी two heads which is practically impossible। तीसरा, two streamlines can never intersect each other because at the point of intersection there will be two directions of flow which is practically impossible। चौथा point, for isotropic soils the flow fields are approximately squares which may be linear or curvilinear। जो आइसोट्रोपिक सॉइल होती है उनके लिए जो फ्लो फील्ड होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर होते हैं, और ये फ्लो फील्ड जो होते हैं लीनियर भी हो सकते हैं और कर्वी लीनियर भी हो सकते हैं। फॉर एन आइसोट्रोपिक सॉइल और नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए फ्लो फील्ड आर अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर विच में भी लीनियर और कर्वी लीनियर। आइसोट्रोपिक सॉइल क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज लाइक परमेबिलिटी आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ये आइसोट्रोपिक सॉइल होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, द हेड लॉस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस विल रिमेन सेम फॉर द एंटायर फ्लो नेट एंड इट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। हेड लॉस सबके सेम रहता है और वो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कहलाता है। phi2 minus phi1, phi3 minus phi2, phi4 minus phi3। if nd is the number of equipotential drop then डेल्टा एच क्या होगा? अपस्ट्रीम हेड माइनस डाउनस्ट्रीम हेड, ये हो गया हेड लॉस टोटल। एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप लाइंस -1। और डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा स्मॉल एच इक्वल टू डेल्टा कैपिटल एच, टोटल हेड लॉस अपन में नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, जो कि होता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस -1। उसके बाद, इफ द डिस्चार्ज थ्रू ए फ्लो चैनल रिमेन्स कांस्टेंट दैट मीन्स देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ द फ्लो अक्रॉस स्ट्रीम लाइंस। अगर डिस्चार्ज जो है फ्लो चैनल के थ्रू कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ये है कि फ्लो का कोई भी कंपोनेंट स्ट्रीम लाइंस के अलोंग नहीं है, अक्रॉस नहीं है। इसका मतलब Q इक्वल टू क्या होता है? psi1 minus psi2 इक्वल टू psi2 minus psi3, ऐसे ही सो ऑन। अब टोटल डिस्चार्ज जो होता है फ्लो नेट के थ्रू डेल्टा Q, वो हो जाएगा स्मॉल q इंटू में नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, और नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स क्या होगा? नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1। शिफ्ट फैक्टर क्या होता है? NF अपॉन में ND। और एक और चीज़ हमने पढ़ी है, Q इक्वल टू KH NF अपॉन में ND भी होता है, और वहाँ पे NF अपॉन ND होता है शिफ्ट फैक्टर। NF इज द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, नहीं एक्चुअली नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, और ND इज नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, जो कि NF की वैल्यू होती है नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1 और ND की वैल्यू होती है नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस -1। फ्लोनेट जो होता है एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है बाउंड्री कंडीशन की। फ्लोनेट इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बाउंड्री कंडीशन ऑफ ए सॉइल मास। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे डिपेंड नहीं करता। क्या? फ्लोनेट जो है यूनिक प्रॉपर्टी होती है बाउंड्री कंडीशन की सॉइल मास की, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे डिपेंड नहीं करता फ्लोनेट। If the upstream and downstream heads are interchanged, then flow net will remain same। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हेड को इंटरचेंज भी अगर हम कर दें तो भी जो फ्लो नेट है वो चेंज नहीं होगा। एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? डेल्टा एच अपॉन में Bn, ये होता है। और Bn क्या होता है? Bn होता है विड्थ ऑफ लास्ट फ्लो फील्ड,
एंड डेल्टा एच इज पोटेंशियल ड्रॉप और इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ से एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालेंगे डेल्टा एच अपन में Bn। इफ आई ई ग्रेटर देन आई सी है, अगर एग्जिट ग्रेडियंट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ज़्यादा है तो पाइपिंग फेलियर होगा। ठीक है, उसके बाद है 2171 नंबर पॉइंट। डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है डैम में वो होता है क्यू, स्मॉल क्यू इक्वल टू के एच एन एफ अपॉन में एन डी। के होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या इफेक्टिव परमेबिलिटी। इसकी वैल्यू अगर 2D फ्लो है तो रूट के एक्स के वाई, और 3D फ्लो के लिए के एक्स के वाई के जेड की पावर 1/3। एच क्या होता है? एच होता है टोटल हेड लॉस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। फ्रेटिक लाइन क्या होती है? फ्रेटिक लाइन ये होती है कि टॉप फ्लो लाइन इन ए सीपेज थ्रू एन अर्दन डैम इज नोन एज फ्रेटिक लाइन। प्रेशर एट द फ्रेटिक लाइन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इसके ऊपर यानी कि जो फ्रेटिक लाइन पे प्रेशर होता है वो भी एटमॉस्फेरिक और इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक होता है। इसके नीचे जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होता है। द सॉइल बिलो फ्रेटिक लाइन इज सैचुरेटेड एंड मे बी इन सबमर्ज्ड कंडीशन। इसके अलावा ए सॉइल अबव फ्रेटिक लाइन इज आइदर ड्राई और पार्शियली सैचुरेटेड। जो सॉइल फ्रेटिक लाइन से ऊपर होती है वो या तो ड्राई होगी या पार्शियली सैचुरेटेड होगी, और इसके नीचे है वो या तो सैचुरेटेड होगी या सबमर्ज्ड होगी। जो फ्रेटिक लाइन है वो फॉलो करती है बेस पैराबोला के पाथ को, विच स्टार्ट्स फ्रॉम एन एंट्री पॉइंट सच दैट AC is equal to 0.3 L, where L is the horizontal projection of upstream wetted surface. तो the phreatic line follows a path of base parabola. phreatic line जो होती है base parabola के path को follow करती है, which starts from an entry point such that AC इज इक्वल टू 0.3 L, यानी कि ऐसा एंट्री पॉइंट होता है जहाँ की वाटर में एक पॉइंट है C टॉप सरफेस पे और ए पॉइंट है डैम पे, तो AC की वैल्यू 0.3 L के बराबर होनी चाहिए। और L क्या है? तो L है कि वाटर सरफेस के अलोंग अगर हम नापें, जहाँ से वाटर कट कर रहा है वहाँ से डैम के लेफ्ट जो मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L है। L जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अपस्ट्रीम वेटेड सरफेस है। ठीक है, अब H जो होता है वो होता है अपस्ट्रीम में वाटर का लेवल प्लस फ्री बोर्ड, इन दोनों को ऐड करके टोटल हाइट ऑफ डैम मिलती है। और D इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड F। जो पॉइंट C डैश है, C डैश क्या है? वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ C एट द बेड ऑफ डैम टू पॉइंट F। पॉइंट F है फिल्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ तक की डिस्टेंस है D। Q इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ डैम। डैम की पर यूनिट लेंथ तक का डिस्चार्ज जो है वो है Q। Q इक्वल टू KS, और K जो होता है K इफेक्टिव होता है। तो S की वैल्यू होती है अंडर रूट D² प्लस H² माइनस D। यहाँ पे D है आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए KX KY KZ बराबर होंगे जब, और अगर एन आइसोट्रोपिक सॉइल है तो उसके लिए जो S की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट D' प्लस H²। यहाँ पे KX KY KZ बराबर नहीं होंगे, और D' जो होगा वो होगा D अंडर रूट KY अपॉन KX। अब ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड करने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? पॉइंट नंबर 2173। तो ड्रेनेज फिल्टर जब हम प्रोवाइड करते हैं, व्हेन द ड्रेनेज फिल्टर इज प्रोवाइडेड इन अर्दन एम्बैंकमेंट इट सेफगार्ड द डाउन स्ट्रीम सरफेस। तो जो ड्रेनेज फिल्टर होते हैं वो डाउन स्ट्रीम सरफेस को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम सीपेज एंड सब्सिक्वेंट इरोजन। दूसरा है कि इफ द ड्रेनेज फिल्टर्स is not provided, then if the drainage filter is not provided, then phreatic line जो होगी will pass through the downstream and then move along the downstream surface. साथ ही the phreatic line will always be within the dam body if we provide drainage filter. अगर drainage filter provide करेंगे तो वो डैम की बॉडी के अंदर ही रह जाएगी phreatic line, अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो बाहर डाउन स्ट्रीम साइड के पैरेलल निकल के और उसके पैरेलल फ्लो करने लगेगी। इसके अलावा द डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ व्हेन ड्रेनेज फिल्टर इज नॉट प्रोवाइडेड इज गिवन एज Q इक्वल टू KA sin अल्फा tan अल्फा। अगर ड्रेनेज फिल्टर
नहीं प्रोवाइड करते हैं तो डिस्चार्ज होगा पर यूनिट लेंथ वो होगा Q इक्वल टू के ए साइन अल्फा टेन अल्फा। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री से कम होती है और के होता है के इफेक्टिव, और ए जो होता है लेंथ ऑफ वेटेड डाउन स्ट्रीम सरफेस। डाउन स्ट्रीम सरफेस में जो लेंथ वेट हुई है वो है, या फिर लेंथ ऑफ डाउन स्ट्रीम डिस्चार्ज फेस भी बोलते हैं इसको। ए जो है इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू डी अपॉन कॉस अल्फा माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एच स्क्वायर अपॉन साइन अल्फा। ये पूरा अंडर रूट में था, है ना। और ये अगर हम ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वाटर इज गेटिंग सीप इनटू द ग्राउंड, सो इट विल रीच टू द डैम्स डाउन स्ट्रीम एंड पास थ्रू इट, जबकि वाटर विल नॉट क्रॉस द डाउन स्ट्रीम। इस केस में अगर हमने फ़िल्टर प्रोवाइड किया तो डाउन स्ट्रीम पे पहुंचने से पहले फ़िल्टर तक पहुंच जाएगा, और इसके अलावा यही है। बाकी इसकी बात करें अगर फ़िल्टर प्रोवाइड नहीं किया तो ये डाउन स्ट्रीम तक पहुंच जाएगा। सीपेज के रिटेंशन स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक यील्ड, ये दो चीज़ें होती हैं। जो स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक यील्ड है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पोरोसिटी मिलती है। स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी टू द टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल ड्रेन्ड। यानी कि जो स्पेसिफिक रिटेंशन होता है वो क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रिटेन हुआ है सॉइल में वो अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है वो। तो इसको हम बोल सकते हैं वी आर अपॉन में वी। और स्पेसिफिक यील्ड में क्या है? रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड थ्रू ए सॉइल मास ड्यू टू ग्रेविटी टू दैट टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल ड्रेन। यानी कि जो वाटर ग्रेविटी की वजह से ड्रेन आउट हो गया वो बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो ये हो जाएगा वी डी अपॉन में डी, वी आर अपॉन में वी प्लस वी डी अपॉन में वी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी वी अपॉन में वी मिलेगा, और यही होता है एन। और वी जो होगा वी आर प्लस वी डी, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सॉइल प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड थ्रू द सॉइल मास ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये 2175 में है जोन्स बिलो द अर्थ सरफेस। कौन कौन से जोन होते हैं अर्थ सरफेस के नीचे? तो ये जो होते हैं जोन्स जो होते हैं वो मेनली हम कंसिडर करते हैं, दो ही हैं इसमें एक्चुअली, देखते हैं इसको। तो द अर्थ स्ट्रेटा बिलो द अर्थ सरफेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। एक होता है जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज। अब जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज क्या होता है? इसमें दिस इज द इनर मोस्ट जोन ऑफ अर्थ हैविंग हाईएस्ट इंटरनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ के सबसे नज़दीक वाला जोन होता है ये रॉक फ्लोएज। इसमें होता क्या है? द रॉक्स इन दिस जोन आर अंडर ए स्टेट ऑफ परमानेंट प्लास्टिक फ्लो। ठीक है। द वाटर स्टोर्ड इन दिस जोन इज टर्म्ड एज इंटरनल वाटर एंड हैज नो इंजीनियरिंग बेनिफिट। ठीक है। उसके ऊपर वाला जोन होता है जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, जो कि हमारे काम का होता है, और इसको भी कई जोन्स में डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं इसको। In this zone, the voids are present due to the fracture between the rocks, and these voids are either occupied by water or air or both. This zone is further divided into two. दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है जोन ऑफ एरेशन और एक होता है जोन ऑफ सैचुरेशन। अब जोन ऑफ एरेशन क्या है? इन दिस जोन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास इज लेस देन 100%। ये ऊपर वाला जोन होता है जोन ऑफ एरेशन। इसमें क्या क्या आता है? रूट जोन में एस लेस देन 1 होता है। इसके अलावा एक इंटरमीडिएट जोन होता है, उसमें भी एस की वैल्यू लेस देन 1 आती है। कैपिलरी जोन भी इसी के अंडर कंसिडर किया जाता है। एक्चुअली कैपिलरी जोन में एस इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 होता है, लेकिन फिर भी इसे हम जो है लेस देन 100% सेचुरेटेड मानते हैं। अगला है जोन ऑफ सैचुरेशन, जो कि वाटर टेबल जहाँ से शुरू होते हैं उसके नीचे का, और जोन ऑफ रॉक फ्लोएज तक का जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड सॉइल वाला जोन ऑफ सैचुरेशन। इन दिस जोन द वॉइड्स आर टोटली ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड हेंस द सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास इज 100%।
2176 इसमें है एक्वीफर। एक्वीफर हैं और उसके बाद उनके टाइप हैं। तो एक्वीफर क्या होता है? तो दीज आर द लार्ज अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज एरियाज इन बिटवीन द रॉक्स। और ये दो टाइप के होते हैं, एक कन्फाइंड होता है, एक अनकन्फाइंड होता है। पहले हम देखते हैं कन्फाइंड एक्वीफर के बारे में। द एक्वीफर विच इज कन्फाइंड बिटवीन टू इम्परवियस layers is termed as confined aquifer. The water present in this aquifer is at a pressure higher than atmospheric pressure, and this excess pressure to atmospheric pressure is termed as artesian pressure. Confined aquifer is analogous यानी कि similar to pipe flow. इसके अलावा द वॉल्स कंस्ट्रक्टेड इन कन्फाइंड एक्वीफर आर टर्म्ड एज आर्टिजन वेल्स। जो वेल्स कंस्ट्रक्टेड होते हैं उनको आर्टिजन वेल बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर में। दीज वेल्स कैन ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं कन्फाइंड एक्वीफर में जो वेल्स होते हैं। एक होता है फ्लोइंग टाइप, एक होता है नॉन फ्लोइंग टाइप। फ्लोइंग टाइप में क्या है कि द ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होगी तो ये वेल अपने आप फ्लो करेगा। दूसरा नॉन फ्लोइंग टाइप में क्या है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड के नीचे अगर रहेगी तो ये अपने आप फ्लो नहीं करेगा। अब बात करते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर की। तो द अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज एरियाज लाइंग अबव द इम्परवियस लेयर एंड हैविंग ग्राउंड वाटर टेबल एज देयर टॉप सरफेस। ओके, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अनकन्फाइंड एक्वीफर इज हाइड्रोस्टैटिक and the wells constructed in unconfined aquifer are known as gravity wells. ग्रेविटी वेल बोलते हैं। और ये ग्रेविटी वेल भी दो तरह के होते हैं, फ्लोइंग टाइप और नॉन फ्लोइंग टाइप। फ्लोइंग टाइप ग्रेविटी वेल में क्या होगा, वाटर टेबल इज अबव द ग्राउंड लेवल। नॉन फ्लोइंग टाइप में क्या होगा कि जो वाटर टेबल है इज बिलो द ग्राउंड लेवल। अब एक नोट है कि द रिचार्ज एरिया ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर इज वेरी लार्ज, वाइल जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है उसका रिचार्ज एरिया कंपेरेटिवली स्मॉल होता है। कन्फाइंड आर्टिजन एक्वीफर, इसके लिए जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। वाटर लेवल जो होता है इन आर्टिजन वेल्स इज अबव द ग्राउंड वाटर टेबल बिकॉज प्रेशर इन कन्फाइंड एक्वीफर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और वाटर टेबल की सरफेस पे तो हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। अब बात करते हैं एक्वीटार्ड की। तो दीज आर द सॉइल फॉर्मेशंस विच हैव हाई परमेबिलिटी, हाईली परमेबल होते हैं बट लेस पोरस, सो हैव लेस वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कि सिल्ट, सैंड और ग्रेवल, इन ये पोरस कम होते हैं लेकिन परमेबल होते हैं। ये लार्ज सीपेज थ्रू देम अलाउ कर देते हैं। एक्वीक्लूड क्या होते हैं? दीज आर दो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस विच आर स्लाइटली इम्परमेबल, थोड़े से कम परमेबल होते हैं कह सकते हैं, या फिर हाँ, और ये लो परमेबल होते हैं। दीज सॉइल्स हैव ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू हाई पोरोसिटी, ये हाईली पोरस होते हैं इसलिए इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्ले इसका एग्जाम्पल है। एक्वीफ्यूज ये क्या होते हैं कि ये सॉइल फॉर्मेशन होते हैं विच आर इम्परमेबल होते हैं टू द फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑल्सो हैव नेग्लिजिबल स्टोरेज कैपेसिटी। एग्जाम्पल इनके हैं रॉक। एक्वीटार्ड की बात करें तो परमेबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन पोरोसिटी कम होती है इनकी। एक्वीक्लूड में क्या होता है, इनकी परमेबिलिटी भी कम लेकिन पोरोसिटी ज़्यादा। एक्वीफ्यूज की तो परमेबिलिटी पोरोसिटी दोनों ही कम होती है। एक्वीटार्ड में परमेबिलिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन पोरोसिटी कम होती है। एक्वीक्लूड में परमेबिलिटी कम, पोरोसिटी ज़्यादा। एक्वीटार्ड और एक्वीक्लूड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कह सकते हैं। तो एक्वीटार्ड का एग्जांपल ग्रेवल, सैंड और सिल्ट, और एक्वीक्लूड का क्ले, और रॉक्स होती हैं एक्वीफ्यूज। 2178 इसमें क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? इट मे फॉर्म द फॉलोइंग रीजन, इट मे बी फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन। कंप्रेसिबिलिटी के रीजन बताएं। एक तो एयर का कंप्रेशन हो जाए या फिर एयर का एक्सपल्जन हो जाए, इसको हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। और ये टाइम और सॉइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करते ये दोनों।
एयर की वजह से जो भी कंप्रेशन आ रहा है उस वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड इट इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्शन। उसके बाद वाटर अगर एक्सपल्जन हो रहा है वाटर का तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी कंसोलिडेशन। और अगर सॉइल का प्लास्टिक रीअरेंजमेंट हो रहा है, सॉलिड्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है प्लास्टिक अगर, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और वी हैव टू मेजरली स्टडी प्राइमरी कंसोलिडेशन को ही हम जनरली स्टडी करते हैं। प्रेशर और ये है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1000 एटीएम पे डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाती है 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मेरे हिसाब से तो बढ़नी चाहिए थी पर ये घट रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, वो ये है कि देयर इज वेरी लेस वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन ह्यूज चेंज इन प्रेशर, सो वाटर कैन बी ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है। उसके बाद ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की बात करें, OCR, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट to the present effective stress applied on the soil mass at a particular level। OCR की वैल्यू आती है maximum effective stress applied in the past upon effective stress applied at present। और OCR की वैल्यू अगर 1 से कम है तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड, और 1 के बराबर भी है तो भी नॉर्मली कंसोलिडेटेड, और 1 से ज़्यादा हो गई तो हम बोलेंगे ओवर कंसोलिडेटेड। अब ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती क्या है? दो सॉइल्स विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू इफेक्टिव स्ट्रेस मोर देन द प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, these do not get compressed due to the applied load, their shear strength is more than normally consolidated soils। और टाइम वर्सेस सेटलमेंट कर्व की बात करें अगर सॉइल के लिए तो ये है टाइम, और डाउनवर्ड नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम ले रहे हैं सेटलमेंट को, और टाइम जो है प्लस एक्स एक्सिस पे। तो सैंड का जो ग्राफ है वो आगे जल्दी ही ड्रॉप हो जाता है जबकि क्ले का दूर तक जाता है। इसका क्या मतलब है कि क्ले ज़्यादा टाइम लेती है सेटल होने में, सैंड कम टाइम लेती है। द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ क्ले जो है वो सैंड से ज़्यादा होता है, ये भी चीज़ है। इसके अलावा जो रेट ऑफ सेटलमेंट है वो सैंड की ज़्यादा होती है क्योंकि परमेबिलिटी सैंड की ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करें हम, ये कुछ कोफिशिएंट्स हैं, इम्पोर्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। पहला है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये होता है E वर्सेस सिग्मा बार कर्व का स्लोप। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को AV से शो करते हैं और ये होता है माइनस डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, एंड इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन जिसको CC से शो करते हैं, इसको कंप्रेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। ये वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग सिग्मा बार कर्व के बीच का ग्राफ होता है, मतलब कर्व होता है, और ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है क्योंकि लॉग स्केल पे हम प्लॉट कर रहे हैं सिग्मा बार को। इसका फॉर्मूला होता है CC इक्वल टू माइनस डेल्टा E अपॉन लॉग 10 सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन में सिग्मा नॉट। ये इफेक्टिव है एक्चुअली, सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन में सिग्मा नॉट बार। तो इसको दूसरा ये भी लिख सकते हैं CC इक्वल टू माइनस डेल्टा E अपॉन लॉग 10 डेल्टा और सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1, और ये बार है दोनों, सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। सिग्मा 2 बार को हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 बार प्लस में डेल्टा सिग्मा बार। एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए वी यूज कोफिशिएंट CR यूज करते हैं जो कि है कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। CC की जगह यूज किया जाता है OCR के लिए, OCS के लिए। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट के। ओके, द स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस व्हेन प्लॉटेड ऑन सेमी लॉग देन इट इज टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। जो डायमेंशन, ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है इस कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। ओके, जबकि AV जो होता है वो मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में होता है। CC इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E इज प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी और प्रोपोर्शनल टू AV प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन शियर स्ट्रेंथ। यानी कि CC ज़्यादा होगा, लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगी, IP ज़्यादा होगा लेकिन शियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। AV अगर ज़्यादा होगा तो शियर स्ट्रेंथ कम होगी, डेल्टा E फिर से बढ़ेगा और कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी।
बात करें कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन CR, तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल जो होती है उनके लिए CR यूज होता है मोस्ट इफेक्टिवली देन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। और कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन की वैल्यू जो होती है वो 1/5 to 1/10 टाइम्स होती है CC का। उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम चेंज टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी कि माइनस डेल्टा वी बाई वी अपॉन में डेल्टा सिग्मा बार, और इसको हम एम वी से डिनोट करते हैं और ये गिवन इट इज गिवन बाय एम वी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी अपॉन में डेल्टा सिग्मा बार। इसी को हम लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नोट अपॉन में डेल्टा सिग्मा बार, या फिर ए वी अपॉन में 1 प्लस ई नोट। और जो एम वी का यूनिट होता है वो एम वी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में। डेल्टा वी बाई वी इसको हम डेल्टा एच अपॉन में एच नॉट या डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट भी लिख सकते हैं। और एम वी होता है ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आता है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की बात करें, इसको CV से शो करते हैं और ये होता है K अपॉन एम वी गामा W। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं K इक्वल टू CV एम वी गामा W। अब जो CV की यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। CV जो होता है किसी भी सॉइल के लिए अनचेंज्ड रहता है, सॉइल के लिए पर्टिकुलर सॉइल के लिए कांस्टेंट होता है CV। अब बात करें अगर हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की, ये होता है U परसेंटेज में। ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन कंसिडर करेंगे तब जाके इसको यूज करेंगे, मतलब सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन में ही डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड करते हैं। तो द परसेंटेज ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम T टू द अल्टीमेट सेटलमेंट इज टर्म्ड एज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ सेटलमेंट फॉर एनी सॉइल रिमेन्स कांस्टेंट। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय U परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल h अपॉन डेल्टा कैपिटल H इंटू 100 और U परसेंटेज इक्वल टू E नॉट माइनस E अपॉन में E नॉट माइनस E 100 इंटू 100, या फिर E मैक्सिमम माइनस E अपॉन E मैक्स माइनस E मिनिमम इंटू 100। ये भी होता है U परसेंट। डेल्टा H का सेटलमेंट एट एनी टाइम T और डेल्टा कैपिटल H जो है ये है अल्टीमेट सेटलमेंट। इन दोनों का रेशियो 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में आएगा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ई मैक्सिमम और ई नॉट क्या है? वाइड रेशियो एट द बिगिनिंग ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। ई मिनिमम और ई 100 वाइड रेशियो एट द एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। ई इक्वल टू वाइड रेशियो एट द टाइम टी। इसके अलावा जो यू परसेंटेज है यानी कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो आएगा यू इनिशियल माइनस यू बार यानी कि एट टाइम टी अपॉन में यू इनिशियल। और जो पोर प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है, पोर प्रेशर डिक्रीजेज एज द टाइम पासेज बिकॉज वाटर सीप्स आउट फ्रॉम द सॉइल। पोर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे टाइम पास होता है। क्यों? क्योंकि वाटर सीप आउट कर जाता है सॉइल से, इसलिए पोर प्रेशर कम हो जाएगा। यू इनिशियल और यू इनिशियल बाहर जो है वो होता है इनिशियल पोर प्रेशर जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, और यू बार जो होता है पोर प्रेशर आफ्टर एनी टाइम टी। तो यू परसेंटेज आएगा हमारे पास यू इनिशियल बार माइनस यू बार अपॉन में यू इनिशियल बार इंटू 100। ये है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। रेट ऑफ सेटलमेंट किस पर डिपेंड करता है? पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल और तीसरा ड्रेनेज की कंडीशन। यानी कि जो रेट ऑफ सेटलमेंट है वो एक तो लोडिंग का मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा सॉइल के प्रॉपर्टीज क्या है और तीसरा ड्रेनेज की कंडीशन क्या है। ये हो गया 2190। इसमें क्या हो रहा है कि नो पोर वाटर प्रेशर बिकॉज नो सरचार्ज इज अप्लाइड पहले केस में। दूसरे में अगर सरचार्ज अप्लाई करेंगे तो HW पोर वाटर प्रेशर आएगा, तो यहाँ से सरचार्ज को हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू HW गामा W। HW हाइट ऑफ वाटर, गामा W है यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो यहाँ से HW आ जाएगा Q अपॉन में गामा W। और पोर वाटर प्रेशर विल एग्जिस्ट बिकॉज वी अप्लाइड सरचार्ज लोडिंग। तीसरे केस में अगर एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा कि पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जो है निकल जाएगा, पोर वाटर प्रेशर एक्सपेल आउट कर जाएगा और जो लोड है वो सरचार्ज है वो सॉइल पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए जो फाइनल पोर वाटर प्रेशर है वो 0 आ जाएगा। ये हुए 2190 तक, बाकी पढ़ेंगे बाद में।